नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज ह आप लोगों को जैसा कि हर वीडियो लेक्चर में हम बताते हैं, यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी का आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 13वां है। ये जीएस पेपर का प्रैक्टिस सेट है। बाकी कल भी हमने एक प्रैक्टिस सेट लाया था, प्रैक्टिस सेट 12वां, और कल के प्रैक्टिस सेट को कुछ लोग बोल रहे थे कि काफ़ी टफ है। तो आपको बता दूँ कि ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने पिछले कराए हुए हैं या फिर आज का जो भी है, वो सभी का सभी यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगर आप देखेंगे बहुत लोग बोले कि लॉन्ग है और काफ़ी टफ पड़ रहा है, तो अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो एक प्रश्न के साथ आपके कई प्रश्न रेडी हो रहे हैं और इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करिए और प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व किया करिए, क्योंकि इसमें से आप लोगों को वन लाइनर से लेकर सुमेलित तक के प्रश्न आ सकते हैं। अगर किसी में विस्तार से दे दिया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे का वैसे ही क्वेश्चन पूछे। हो सकता है उसमें वन लाइनर में पूछ दे या फिर हो सकता है सुमेलित में पूछ दे, तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखा करिए, परेशान मत हुआ करिए कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तमाम चीज़ें। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पूना समझौता, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, तीसरा गांधी इरविन समझौता, चौथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। काल क्रमानुसार है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पूना समझौता या सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति किस सन में हुई थी। पहले इसको हम जानेंगे तभी तो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी ऑर्डर के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो काफी फंसाते हैं। अगर एक आ रहा है और तीन नहीं आ रहे हैं तो काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ये। और हो सकता है कि आपसे वन लाइनर में सिर्फ पूना समझौता पूछ दे या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूछ दे। इसलिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो को देखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए। आप लोगों के लिए काफी लाभकारी होगा। जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तब आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। जिन लोगों ये उन लोगों के लिए हम बोल रहे हैं जिन लोगों को क्वेश्चन जो है काफी लेंदी लग रहा है और काफी टफ लग रहा है। तो पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। ये गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बारे में पूछा है कि ये कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। तो 1934 में आधिकारिक तौर पर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? वो हुआ 5 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ये हुआ 7 सितंबर 1931। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी भाग लिए थे। पहले में और तीसरे में नहीं लिए थे, बल्कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि इसको भी कई बार पूछ देता है कि गांधी जी इसमें शामिल हुए थे कौन से गोलमेज सम्मेलन में, तो आप लोग तुरंत उत्तर देंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इसके आधार पे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 3 4 1 2। यहां से आप मिला भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। ये सूची 1 है। लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष। ए है 11वीं लोकसभा, बी 12वीं लोकसभा, सी 14वीं लोकसभा, डी 17वीं लोकसभा। और यहाँ अध्यक्ष दिए हुए हैं कि कौन सी लोकसभा के कौन अध्यक्ष बने थे। तो 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पीए संगमा। 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष तो चौथे नंबर पे जो हैं जीएमसी बाल योगी। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष तो वो हैं सोमनाथ चटर्जी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला। ओम बिड़ला इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में ओम बिड़ला होते हैं। और 18वीं, अगर मान लीजिए पूछ दे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष,
तो ये भी ओम बिरला ही हैं। 17वीं और 18वीं दोनों लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ही हैं और ये इनका जो कार्यकाल 18वीं लोकसभा का शुरू हुआ है वो कब से कब तक, तो ये 26 जून 2024 से वर्तमान तक है। अभी आगे 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, तो ये 26 जून से ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके आधार पे इसका उत्तर क्या होगा, ए का 2। यहां हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ए का 2, बी का 4, तो ऑप्शन ए यहीं से सीधा सीधा निकल जा रहा है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3, लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है। पहला, लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। दूसरा, लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट, ऑप्शन ए केवल 2, बी एक और 2 दोनों, सी न तो एक न ही 2, डी केवल एक। तो लाइकेन के संदर्भ में क्वेश्चन है, इसके बारे में क्या सही है हमें वो देखना है। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, ये सही है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं, ये गलत है। बल्कि ये जो लाइकेन होते हैं इनको बायो इंडिकेटर भी कहा जाता है। लाइकेन को बायो इंडिकेटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइकेन की उपस्थिति, इनके प्रेजेंस, इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति, एब्सेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति से ही वायु की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है कि वहां पे जो वायु की गुणवत्ता है वो कैसी है। वो लाइकेन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रदूषण को नापने में। तो वायु की गुणवत्ता को अगर देखा जाए जहां पे ये रहेंगे लाइकेन, उस वहां पे वायु की गुणवत्ता को आसानी से नापा जा सकता है कि कैसा है वहां का माहौल, कितना प्रदूषण है कितना नहीं। इसलिए इनको बायो इंडिकेटर भी कहा जाता है, किसको? लाइकेन को। इसलिए इसका सही उत्तर होगा केवल एक, ऑप्शन डी। चौथा, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। दूसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट, ऑप्शन ए केवल 2, बी एक और 2 दोनों, सी न तो एक न ही 2, डी केवल एक। उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला देखते हैं, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीरें। आर, जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी, ए सही है किंतु आर गलत है। सी, ए गलत है किंतु आर सही है। डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे अभिकथन देखते हैं, सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीरें, ये सही है। जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी, तो ये गलत है, इसलिए ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? पहला, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। दूसरा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तीसरा, वित्त मंत्रालय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट, ऑप्शन ए एक और 2, बी 2 और 3,
सी केवल 3, डी केवल 1। तो यहाँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में क्वेश्चन है कि किसके अंतर्गत आती है। तो ये कारपोरेट मामलों का मंत्रालय नहीं है, ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं है, ये वित्त मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत आती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी केवल 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्षता, तीसरा संप्रभुता, चौथा गणतंत्र। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 2। यहाँ 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए। तो ये जो प्रस्तावना का क्वेश्चन है इस पे एक हम अलग से पूरा शॉर्ट नोट का वीडियो लेक्चर ही मेरा है, अगर कोई देखा होगा पॉलिटी का तो इस पे पूरा मेरा एक वीडियो है जिसमें हमने इसको बताया भी था और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी है एग्जाम में। तो प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे ये हम देखते हैं। तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ये सही है। धर्मनिरपेक्षता ये भी सही है, बाकी ये संप्रभुता गणतंत्र नहीं है, पहला और दूसरा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 1 और 2। 8वां, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजी ऑर्डर से क्वेश्चन है। पहला जवाहर रोजगार योजना, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, तीसरा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, चौथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। कूट है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें टिक करना है। तो जवाहर रोजगार योजना कब आई थी, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो 1989 में जवाहर रोजगार योजना आई थी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास कब आया था, 1982 में। बाकी एकीकृत जो तीसरे नंबर पे है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये कब आया, 1978 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये कब आया, 7 सितंबर 2005 को। इसके आधार पे आप लोग इसका उत्तर दीजिए कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3, 2, 1, 4। प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के अनुसार मुंज उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है। पहला अमेठी, दूसरा सुल्तानपुर, तीसरा संत कबीर नगर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 और 2। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मुंज उत्पाद जो है वो किस जिले से संबंधित है। तो देखते हैं, पहला मुंज उत्पाद जो है वो अमेठी से संबंधित है, उसके बाद सुल्तानपुर से भी है, संत कबीर नगर से नहीं है, इसलिए 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पावना, पवना लिखा है या फिर पावना विद्रोह होता है ये। दूसरा नील विद्रोह, तीसरा कूका, चौथा सन्यासी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। काल क्रमानुसार इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर के, इससे आप लोगों के 4 क्वेश्चन ऑटोमेटिक रेडी हो जा रहे हैं। अगर कभी वन लाइनर में भी पूछता है तो आप लोग तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं। भले आप लोगों को, जिन लोगों को आप लोगों का कमेंट भी आया था कल, जिन लोगों को काफी लंबे लंबे क्वेश्चन लग रहे हैं उन्हीं के लिए स्पेशली हम बोल रहे हैं। तो पावना विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 1873 से 1876 के बीच। नील विद्रोह कब हुआ था, 1859। इसको खूब पूछते रहता है एग्जाम में, नील विद्रोह, कूका विद्रोह और सन्यासी, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछते रहता है। कूका विद्रोह कब हुआ, 1872 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच। इसके आधार पे हम आप लोगों को डेटिंग बता दे रहे हैं, आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। क्योंकि हम तो डेटिंग बता दे रहे हैं, आप लोग इसको किस टाइप से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, डेटिंग को क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं, वो आप लोग आंसर के माध्यम से बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 4, 2,
3-1। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है, सूची 2। सूची 1 में है सतत विकास लक्ष्य और सूची 2 में है लक्ष्य का क्षेत्र। यहाँ दिया है ए में लक्ष्य 1, बी लक्ष्य 3, सी लक्ष्य 4, डी लक्ष्य 6। बाकी नीचे कूट दिए गए हैं, इसे हमें मैच करना है। लक्ष्य 1 में क्या था? तो ये था गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना। तो लक्ष्य 1 का क्या होगा? 3। लक्ष्य 3 में क्या था? अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। लक्ष्य 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लक्ष्य 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता। इसके आधार पे आप लोग तुरंत आंसर दे देंगे। लक्ष्य 3 में अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, लक्ष्य 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लक्ष्य 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता। 3 4 2 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। किसमें है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद में वित्तीय समिति है? पहला लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति, तीसरा सार्वजनिक उपक्रम समिति। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी सभी 1 2 और 3, डी केवल 1। यहाँ पूछा है भारत की संसद में वित्तीय समिति है कौन कौन सी, ये हम जान लेते हैं। तो लोक लेखा समिति भी है, इसके बारे में हमने कल आपको बताया था, जो हमारा कल का प्रैक्टिस सेट देखे होंगे उन्हें पता होगा। प्राक्कलन समिति भी है और सार्वजनिक उपक्रम समिति भी है। तो वित्तीय समिति भारत के संसद में कौन कौन सी है? इसमें तो तीनों ही हैं, तो इसलिए 1 2 और 3 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 13, ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। दूसरा, ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी न तो 1 न ही 2, डी केवल 1। ओजोन परत से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत से एक हाथ 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, ये सही है। ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है, ये भी सही है। इसलिए दोनों सही हैं, तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए हर जगह पूछा था सुमेलित हैं, अब यहाँ पूछा है नहीं है, तो नहीं पे हम ध्यान देंगे। दिवस दिया है, तारीख दी गई है, कौन सा डे किस दिन मनाया जाता है उसके आधार पे हमें इसको लगाना है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, दूसरा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, तीसरा विश्व वन्य जीव दिवस 22 मार्च। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। तो पहले देखते हैं कौन कौन से सुमेलित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये सही है। पर्यावरण दिवस आप सब लोग जानते होंगे 5 जून को मनाया जाता है, ये भी सही है। बाकी विश्व वन्य जीव दिवस 22 मार्च को दिया हुआ है, तो नहीं, ये इस दिन नहीं मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो आप लोग बताइए। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मार्च को। उम्मीद है आप लोग ध्यान रखेंगे कि वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, 22 मार्च को जल दिवस। बाकी इसके बाद देखते हैं 22 अप्रैल, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो तो हम डायरेक्ट यहीं से बताते हैं। 22 मार्च, फिर 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, इसके बाद 22 मई। 22 मई को हमने एक इसको बताया भी था एक प्रैक्टिस सेट में
कि क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। उम्मीद है आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट डेट है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल 3, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15, पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? पहला, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। दूसरा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तीसरा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए है 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। यहाँ महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी के बारे में पूछा हुआ है। यह कार्यक्रम जो स्वावलंबनी है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। ये जो पहला है यही सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी केवल 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है लेखक, ये 1 है। सूची 2 है ग्रंथ। ए है त्रिविक्रम भट्ट, इनकी कौन सी बुक है उसके आधार पे हमें मैच करना है। बी है सोमदेव, सी जयदेव, डी क्षेमेंद्र। अब इसमें चाहे हिस्ट्री से हो चाहे हिंदी से, वो दोनों लोग पढ़े होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हिस्ट्री से भी स्पेशलाइजेशन होंगे वो लोग भी इसका उत्तर आसानी से जानते होंगे। तो त्रिविक्रम भट्ट की कौन सी बुक है? नल चंपू। सोमदेव की कथा सरित सागर। जयदेव की गीत गोविंद। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। तो आप लोग इसके आधार पे आंसर अपना दे दिए होंगे कि ए का है 3, त्रिविक्रम भट्ट, नलचंपू, सोमदेव कथा सरित सागर, जयदेव की गीत गोविंद, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। 3, 4, 1, 2 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 17, भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पंजाब, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड, चौथा सिक्किम। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इन सब राज्यों का गठन कब हुआ था उसके डेट वाइज इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो पंजाब का गठन कब हुआ? 1966 में। अरुणाचल प्रदेश का 1987 में। नागालैंड का 1963 और सिक्किम का 1975। बाकी आते हैं उत्तर में इसके। तो सबसे पहले क्या होगा? ये होगा आपका 3, फिर 1, 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आज का हमारा 18 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया। दूसरा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी न तो 1 नहीं 2, डी केवल 1। कौन सा कथन सही है ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया, ये सही है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19, रक्त के संदर्भ में है, ब्लड के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। दूसरा, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी न तो 1 नहीं 2, डी केवल 1।
तो रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, ये सही है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है, ये भी सही है कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से ही हमारा जो खून है वो लाल होता है, ये सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है हरियाणा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा है उत्तराखंड। यहाँ कूट दिया हुआ है, इसके आधार पे हमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में, ये हमें ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट पूछा है कि आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। और हमने पहले भी एक वीडियो में बताया भी था आरोही क्रम, जो हमारी गिनतियां हैं, जो कंफ्यूज हो जाते हैं आरोही और अवरोही में, उनके लिए कि 1 2 3 4 जो हमारी गिनती शुरू होती है ये आरोही क्रम में है, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। हिमाचल प्रदेश का कितना है? 55,658 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। पंजाब का क्षेत्रफल कितना है? 50,362 किलोमीटर स्क्वायर। और उत्तराखंड का 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। इसके आधार पे हम आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा हरियाणा। तो देखते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में 1 पहले है, तो अब यहाँ से 2 तो ये पहले ही छट जा रहे हैं, ये दोनों नहीं होंगे। तो देखते हैं कौन सा होगा। तो 44 के बाद 50 आएगा, तो 1 के बाद 3, दोनों में 3 है कॉमन, तो 1 हो गया, 3 हो गया आपका। उसके बाद आएगा 4, अब किस में 4 है? तो ऑप्शन डी, यहीं से तुरंत पकड़ लिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बाकी सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है भारत का? तो वो है राजस्थान। अगर कभी पूछे वन लाइनर में कि सबसे बड़ा राज्य, तो वो राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा आप पूछे, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। उम्मीद है आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला क्रिप्स मिशन, दूसरा कैबिनेट मिशन, तीसरा शिमला सम्मेलन, चौथा है वेवेल योजना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है यहाँ ABCD ऑप्शन है और उनके साथ साथ ये क्रमानुसार क्रोनोलॉजी ऑर्डर में कूट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रिप्स मिशन आया कब था? 1942 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी इसके बारे में। शिमला सम्मेलन 1945 में। वेवेल योजना ये भी 1945 में। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि दोनों बराबर में, अगर हम सिर्फ इसका ईयर याद किए हैं तब तो यहाँ हम फंस जाएंगे कि सबसे पहले शिमला सम्मेलन हुआ था कि वेवेल योजना आई थी। अब यहाँ पे हमको जरूरत पड़ती है डेटिंग याद रखने की, कौन सी तारीख को, क्योंकि यहीं से अब इधर उधर क्रोनोलॉजी हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो 24 जून 1945 को, ये 24 जून है, 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। और 14 जून, देख रहे हैं एक ही महीने में बस डेट का हेर फेर है, 14 जून 1945 को वेवेल योजना आई थी। तो इसके आधार पे आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1432, ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न नंबर 22, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। कारण आर, असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भूखमरी अभी भी हो सकती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी, ए सही है किंतु आर गलत है। सी, ए गलत है किंतु आर सही है। डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ कथन और कारक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभिकथन ए है, खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है, ये सही है।
असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भूखमरी अभी भी हो सकती है, ये भी सही है। तो आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे? पहला केटी शाह, दूसरे के एम पडिक्कर, तीसरा पी सीतारमैया, चौथे हैं एच एन कुंजरू। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन एक ए, 1 और 3, बी 2 और 3, सी 2 और 4, डी 1 और 2। तो फजल अली आयोग के सदस्य थे केटी शाह नहीं थे, के एम पडिक्कर ये थे, पी सीतारमैया नहीं थे, एच एन कुंजरू थे। तो 2 और 4, जो 2 है और 4 ये दोनों होंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। के एम पडिक्कर, एच एन कुंजरू फजल अली आयोग के सदस्य थे। प्रश्न नंबर 24, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें मानव विकास सूचकांक था। दूसरा, मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महबूब उल हक और एस प्रिसनर ने किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी न तो एक न ही 2, डी केवल 1। यहाँ मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला है यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें मानव विकास सूचकांक था, तो ये सही है। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महबूब उल हक और एस प्रिसनर ने किया, तो नहीं, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा 1। इसमें दिया है ऑप्शन डी केवल 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित संतों को सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला नानक, दूसरा चैतन्य महाप्रभु, तीसरा नामदेव, चौथा कबीर। यहाँ कूट दिया गया है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर से क्वेश्चन है और संतों को सही कालक्रमानुसार, तो इनके जन्म के अकॉर्डिंग हम इनको देखते हैं। तो नानक का जन्म कब हुआ था? 1469, चैतन्य महाप्रभु 1486, नामदेव 1270 और कबीर का लगभग लगभग मतलब जन्म माना जाता है 1398 ईस्वी। ये सबका ईस्वी में ही है या एडी में है। गुरु नानक का जन्म 1469, चैतन्य महाप्रभु 1486, नामदेव 1270 और कबीर 1398 ईस्वी के आसपास माने जाते हैं। तो अब इसी के अकॉर्डिंग कालक्रम हमें बनाना है और इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? नामदेव, फिर कबीर, इसके बाद नानक, फिर चैतन्य महाप्रभु। 2 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन पे ज्यादा हम ध्यान से देखेंगे कि पढ़ने में फ्लो में कहीं छूट न जाए। हम हर रोज वीडियो में बताते हैं कि जो नहीं के क्वेश्चन होते हैं इनको थोड़ा ध्यान देना जरूरी होता है, इसलिए क्वेश्चन को एग्जाम में कितना भी प्रेशर रहे ध्यान से पढ़िए। पहला उपलब्धता, दूसरा पहुंच, तीसरा सामर्थ्य, चौथा जवाबदेही। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 3 और 4, सी केवल 4, डी केवल 1। यहाँ पूछा है खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, तो कौन कौन सा है पहले ये जानते हैं। उपलब्धता है, पहुंच है, सामर्थ्य भी है, तो ये तो तीनों है। कौन नहीं है? तो जवाबदेही। तो ऑप्शन 4 जो है केवल 4, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका। प्रश्न नंबर 27, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से आखिरी तक के सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले हैं नीलम संजीवा रेड्डी, दूसरे के आर नारायणन, तीसरा एपीजे अब्दुल कलाम, चौथा आर वेंकटरमन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इनके कार्यकाल के आधार पे हमको क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में
व्यवस्थित करना है इनको। तो सबसे पहले इनका कार्यकाल जान लेते हैं। नीलम संजीवा रेड्डी का कार्यकाल कब से था? इनका था 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक। नीलम संजीवा रेड्डी का। KR नारायणन का तो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इनका था। KR नारायणन का। APJ अब्दुल कलाम का 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इसका था APJ अब्दुल कलाम का। R वेंकटरमन का कार्यकाल कब से था? तो इनका भी 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई, ये जुलाई है, 1992 तक था। इसके आधार पे हमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप का है। बाकी इन लोगों के आपको कार्यकाल के बारे में भी पता चल गया होगा कि ये लोग कब से कब तक राष्ट्रपति थे। तो इसका सही उत्तर होगा, आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ भी दिया है कि नहीं है। अम्ल है, अम्ल पाया जाता है। यहाँ एसिड दिया हुआ है कि ये अम्ल किसमें पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। लैक्टिक एसिड दही, टार्टिक अम्ल अंगूर, तीसरा एसिटिक अम्ल आलू। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। लैक्टिक एसिड जो है या लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है, सही है। टार्टरिक एसिड अंगूर में पाया जाता है, ये भी सही है। एसिटिक एसिड ये आलू में नहीं पाया जाता, ये गलत है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो है सिरका। इसके अलावा जिन फलों में अगर देखा जाए, अगर फल पूछ दे तो किन फलों में ये एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो वो आपका सबसे पहले सेब, अंगूर, अनानास इत्यादि। अनानास ये सब फलों में एसिटिक एसिड पाया जाता है। बाकी इसका मुख्य सोर्स जो है वो सिरका है एसिटिक एसिड का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसका केवल 3, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है? पहला बस्ती, दूसरा बहराइच, तीसरा बलरामपुर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। यहाँ देवी पाटन मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसका कौन कौन से जिले इसका हिस्सा है। तो सबसे पहले तो जानते हैं देवी पाटन मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय गोंडा में है। देवी पाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा में। गोंडा से कौन कौन लोग जुड़े हैं कमेंट करिए आप लोग। बाकी श्रावस्ती, गोंडा और इसके अलावा बहराइच और बलरामपुर, ये चारों जिले जो हैं वो देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग बस्ती नहीं आता है इसमें, बाकी बहराइच आता है, बलरामपुर आता है, श्रावस्ती और गोंडा। गोंडा तो इसका मुख्यालय ही है। तो ये चारों जिले अगर कभी पूछे कि देवी पाटन मंडल में, मान लीजिए ये दोनों ऑप्शन में न हो, सिर्फ ये दोनों हो, तो इसलिए आप लोग तुरंत लगा देंगे सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 और 3, केवल 2 और 3, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 30, आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है? पहला अटलांटिक महासागर, दूसरा लाल महासागर, तीसरा भूमध्य सागर, चौथा हिंद महासागर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 2। स्वेज नहर के बारे में है कि स्वेज नहर किन्हें जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर नहीं, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर
किसको जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है 2 और 3। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 2 और 3, लाल सागर और भूमध्य सागर। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था वो यहीं खत्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू जुड़े रहते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट से और कमेंट भी करते रहते हैं, जिनका हम नाम लेना भी चाहेंगे कि गजेंद्र हैं, शिव हैं, अनीस हैं। ये लोग रोज कमेंट करते हैं, रोज जुड़े रहते हैं और काफी कमेंट के माध्यम से ये लोग मनोबल भी बढ़ाते हैं और इन लोगों का काफी सपोर्ट भी रहता है। तो इन लोग बस हम आप लोगों से यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए ताकि हमें भी समझ में आए कि हमें क्या आप लोगों को बताना चाहिए, क्या चीजें छूट जाती हैं। तो बहुत सपोर्ट मिलता है कमेंट से और बाकी कमेंट करने में तो कुछ लगता भी नहीं है, तो आप लोग कर सकते हैं इजीली। तो इसलिए अंत में यही कहेंगे कि प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।